नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सत्ता का महासंग्राम। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव अपने अंतिम दौर की तरफ बढ़ रहा है, उसी के साथ यूपी में बची हुई सीटों पर भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। गली चौराहों में चुनावी चकल्लस का दौर खूब देखने को मिल रहा है। चाय पान के टपरे इसके केंद्र बने हुए हैं। जिसे देखो वह चुनाव विशेषज्ञ बनकर राजनीतिक विश्लेषण में जुटा हुआ है। हर किसी का अपना गणित है, अपने तर्क हैं। समीकरण का ऊंट किस करवट बैठेगा, इसे लेकर भविष्य कथन की तर्ज पर दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं। कौन सी लोकसभा सीट किस राजनीतिक दल के खाते में जा सकती है और किस सीट पर परिणाम चौंकाने वाला हो सकता है, इन सभी बिंदुओं को लेकर बहस करने वालों के बीच नोक-झोंक देखने सुनने को मिल रही है। लेकिन इसी सियासी नोक-झोंक के बीच हम एक एक सीट का हिसाब कर रहे हैं, हर एक मतदाता का जवाब आप तक पहुंचा रहे हैं, एक एक सीट का धारदार विश्लेषण और सटीक अनुमान लगा रहे हैं। आज हमारे खास कार्यक्रम सत्ता के महासंग्राम में बात होगी आजमगढ़ लोकसभा सीट की। उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा क्षेत्र में से एक आजमगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। गंगा घंघरा और तमसा नदी के बीच बसा यह शहर ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आजमगढ़ के बारे में कहा जाता है कि शाहजहां के शासन काल में एक शक्तिशाली जमींदार आजम खां ने आजमगढ़ शहर की स्थापना की थी। आजम खां के नाम पर ही इस शहर का नाम आजमगढ़ हुआ। मशहूर शायर और फिल्म गीतकार कैफी आजमी का जन्म यहीं हुआ था। कैफी आजमी जैसे शख्स ने इस शहर को नाम दिया तो डॉन अबू सलेम ने इसे बदनाम किया। वही बात राजनीति की करें तो इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय रहता है। बीजेपी सपा के साथ बसपा भी यहाँ ताकत लगाती दिखती है। इस सीट की गिनती भी हाई प्रोफाइल सीटों में होती है, क्योंकि यहाँ से मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव सांसद रहे हैं। आजमगढ़ लोकसभा में यादव और मुस्लिम वोटर निर्णायक हैं। यहाँ M22 समीकरण सभी चुनावी समीकरण पर हावी है। यही वजह है कि यहाँ अब तक हुए 20 लोकसभा चुनाव में 14 बार यादव और 3 बार मुस्लिम उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। यहाँ हुई शुरुआती 5 चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की थी। कांग्रेस यहाँ से कुल 7 बार चुनाव जीत चुकी है, जबकि बीजेपी 2 बार जीत दर्ज करने में कामयाब हुई है। अभी भोजपुरी फिल्मों के गायक और अभिनेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ यहाँ के सांसद हैं। 2022 में हुए उपचुनाव में बीजेपी से निरहुआ ने यहाँ से जीत दर्ज की और इस बार भी बीजेपी ने फिर दिनेश लाल यादव को उतारा है, जिनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव से होगा। लेकिन इस बार कौन किस पर भारी पड़ेगा, जनता के मन में क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में हमारे साथ जुड़ गए हैं संजय कुमार, संवाददाता हैं हमारे आजमगढ़ से, अश्विन साई प्रवक्ता हैं बीजेपी के, रोहन श्री कांग्रेस प्रवक्ता हैं, जितेंद्र वर्मा सपा प्रवक्ता हैं, रोशन जमीर राजनीतिक विश्लेषक। सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत संजय आपसे ही करते हैं। क्या मुद्दे हैं यहाँ? परिवारवाद का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, डबल इंजन की सरकार का मुद्दा है। क्या कह रहे हैं लोग? इस बार मुकाबला 2022 जैसा होगा या त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं? संजय तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है, लगता है कुछ तकनीकी खामी है, इस वजह से संजय तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पाई है। आजमगढ़ वो लोकसभा क्षेत्र है जहां से मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव जीते हैं। अब उनके चचेरे भाई मैदान में हैं। तो रोहन जी, इस बार गठबंधन है, कांग्रेस भी साथ है, समाजवादी पार्टी भी साथ है, तो क्या इस बार दोनों का गठबंधन यहाँ कामयाब होगा और बीजेपी ने जो उपचुनाव में सीट छीन ली थी वो वापस हासिल कर लेगी, कांग्रेस और सपा? जी, ये गठबंधन सिर्फ उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ सीट में नहीं, देश की हर एक सीट में कामयाब होगा। इंडिया गठबंधन एक मकसद के लिए काम कर रहा है, देश बचाने की लड़ाई में शामिल है। रही बात आजमगढ़ में निरहुआ की लड़ाई, निरहुआ का, तो निरहुआ का राजनीति में और समाज और आजमगढ़ के विकास में उतना ही योगदान है जितना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विनायक दामोदर सावरकर जी का भारत की आजादी का आंदोलन है। तो ये देश बहुत अच्छे समझता जानता है। उसने देख लिया 10 साल में लोग सिर्फ जुमलेबाजी और उसके अलावा कुछ तो करते नहीं है। तो जब ये इस तरह से समाज और देश को बचाने की लड़ाई और संवैधानिक ढांचे जिस तरह से हमला हो रहा है, तो ये आरक्षण, पिछड़ा वर्ग, पिछड़े कमजोर दलित लोगों का सबको इकट्ठा होने जा रहे हैं ना। ये तो पीडीए की लड़ाई है, पीडीए एक तरफा जीत जाएगा चुनाव।
इसमें कोई कुछ शंका सुबह ही नहीं है। आप कहीं भी जाके किसी भी सड़क पे लोगों से पूछिए, मीडिया पे लोगों को भरोसा खत्म हो गया। अगर आप ना बताइए कि मीडिया पे है तो लोग आपको बताते हैं, अगर आप माइक लेके टहले या मीडिया को बताते हैं तो लोग सोचते हैं कि डर है ना, समाज में डर बैठ गया। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार काम करती है, भारतीय जनता पार्टी का जो मॉडल है, उस जनता के बीच में डर है ना, क्योंकि खिलाफ लोग बोलते हैं कि वो खिलाफ बोलने वाला बर्दाश्त नहीं है। तो ठीक है, आजमगढ़ हमेशा से बागी रहा, कम्युनिस्ट आंदोलन वहाँ सबसे पुरानी जड़ें हैं और शायरों की जमीन है। फिर बीच में नाम खराब हुआ, लेकिन दोबारा आजमगढ़ अपनी पुरानी ख्याति, पुराना स्थान पाने की लड़ाई लड़ ठीक रहा है। है, चलिए अश्वनी जी से जवाब ले लेते हैं कि डर का माहौल है योगी के राज में, इसलिए आजमगढ़ के लोग खुलकर नहीं बोल पा रहे। इस बार हवा उल्टी चल रही है 22 के बाद की, 24 में हम बात करें। देखिए ब्रजेश जी, देखिए वहां पर जो है, जो चुनावी समीकरण जो हुआ करते थे, माननीय अखिलेश जी चुनाव लड़े थे, दिनेश लाल यादव निरहुआ को लगभग 2 लाख वोटों से उन्होंने हराया, लेकिन उन्हीं के भाई आए और 8-10 हजार वोट से वो हार गए। तो यानी कि जनता वहां बदलाव चाहती थी। वहां जनता जो है अबू सलेम के नाम से जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया ये लोग पैदा किए थे, आजमगढ़ के नाम पर कहीं दूर दराज में मकान नहीं मिलते थे लोगों को, पता बताने में लोगों को शर्म आती थी आजमगढ़ के लोगों को। वहां के आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने और मोदी सरकार ने जो काम किया वहां, वो किसी से जो है, आप चारों तरफ आजमगढ़ में जाइए, आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, इंडिया अलायंस के लोग नेगेटिव नैरेटिव फैला रहे हैं। वहां पर जो है काम किया गया है, ये नहीं सिर्फ शिलान्यास नहीं, शिलान्यास और उद्घाटन लोकार्पण सब किया गया है। पीएम ने 782 परियोजनाओं की शिलान्यास वहीं से की थी, देश में कई जगह का। वहां पर उन्होंने एक सुहेलदेव महाराजा सुहेलदेव के राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है 110 करोड़ रुपए की लागत से। पीएम सड़क 99 करोड़ की लागत से बनी है। 32 करोड़ की आजमगढ़ गाजीपुर का वो हुआ है। ये सब विकास हुए हैं। एयरपोर्ट आजमगढ़ का, सठियाओ आजमगढ़ लाइन 300 करोड़ की, ये सब काम हुए हैं वहां पर। और काम लेकिन अश्विनी जी, वो तो आरोप लगाते रहते हैं कि एयरपोर्ट तो 2007 के पहले का है, आपने सिर्फ एक कंट्रोल रूम बनाया था और वो भी 33वें दिन आग की भेंट चढ़ गया था, जिसका प्रधानमंत्री से आपने लोकार्पण करवाया था। नहीं, आरोप क्यों नहीं लगाएंगे? आरोप इसलिए लगाएंगे वो लोग कि उन लोगों के समय में यूपीए की सरकार थी, 56 साल तक सरकार रही, 48 एयरपोर्ट थे पूरे देश में, आज 150 से ऊपर हैं। सैफई में उन लोगों ने एयर पट्टी बनवाई थी, वहां एयरपोर्ट नहीं बनवा पाए वो लोग, क्योंकि वहां पर अपने लोगों का जहाज उतारना था उनको, अपने परिवार का जहाज उतारना था उनको। तो ये लोग वो विकास वाले लोग हैं जो अपने परिवार के लिए सरकारी धन का जो दुरुपयोग किया करते थे, वो लोग कहेंगे ही कहेंगे। अब आने दीजिए, चुनाव सामने है, ज्योतिष नहीं है हम लोग, लेकिन 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, ज्यादा दिन बचा नहीं है। वहां का विकास माननीय योगी आदित्यनाथ जी, सबसे बड़ी बात है वहां की है कि जो वहां गली गली घर घर कट्टा बिका करता था समाजवादी पार्टी और दूसरे पार्टियों की सरकार में, वो कट्टा बिकना बंद हुआ। माफिया वहां के वो बंद हुए। अब पुलिस में भर्तियां वहां से चालू हो गई। वहां के लोग दूर दराज विदेशों तक में हिंदुस्तान में अपना नाम करने लगे। तो अब इन लोगों को वो रास नहीं आ रहा है और उसी का रिजल्ट दिनेश लाल यादव निरहुआ जी को फिर से जिताकर वहां की जनता करेगी। 22 का चुनाव बता रहा है कि किस तरीके से मामला पलटा है। अखिलेश यादव जी बड़े नेता थे, लेकिन उन्हीं के भाई, उनके नाम पर मुलायम सिंह यादव जी जो वहां चुनाव जीता करते थे, कांग्रेस ही 5 बार रहे, बलराम यादव और पता नहीं कौन कौन वहां पर सांसद रहे वो लोग। तो कांग्रेस और समाजवादियों से सीट छीन लेना, ये भारतीय जनता पार्टी के काम की वजह से और विकास की वजह से ये हुआ है। तो जितेंद्र जी, और एक लाइन और बताऊंगा, एक लाइन और बोलूंगा। आपने एक चीज कहा था, जो आजम खां के नाम पर बना था, वो आजम खां विक्रमाजीत के बेटे हुआ करते थे। आजम जिनने धर्म परिवर्तन परिवर्तन किया था जी। तो वहां पर वो समाज अभी भी है और उस समाज क्या कहा जा रहा है, ये लोग बांट रहे हैं कि ये दलित है, ये ओबीसी यादव है, ये वो है। ये नहीं, सब सारे हिंदू हैं वहां। और अभी भी उन लोगों, कई ऐसे परिवार हैं जहां पर हिंदू मुस्लिम दोनों रीति रिवाज से कार्यक्रम होते हैं जी। ठीक है, तो जितेंद्र जी, आपके शासनकाल में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया का राज था। अब न वहाँ कट्टा बिकता है, मतलब एक सुरक्षा की गारंटी है। वहाँ पे जिस तरह से विकास हुआ है, जिस तरह से सड़कें बनी हैं, एयरपोर्ट बना है, इस वजह से निरहुआ फिर डबल से जीतेंगे। और धर्मेंद्र को तो पहले भी उन्होंने 8000 से हराया है। मुलायम सिंह यादव के परिवार से ही है ना वो भी।
देखिए, इनके पास अब कोई रास्ता भारतीय जनता पार्टी के पास बचा नहीं है, तो अनाप शनाप आरोप लगाने के बाद इनके पास कुछ बचता भी नहीं है। हम्म, ये इन लोगों की हार की हताशा है। कम से कम 2.5 लाख वोट से धर्मेंद्र यादव जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निरहुआ को हराने जा रहे हैं। अच्छा, और अखिलेश केवल यादव से भी ज्यादा मतों से हरा देंगे मतलब। 2.5 लाख वोटों से। नोट कर लीजिए, आज आगे फिर डिबेट होगा 4 जून को शाम को। 2.5 लाख वोट से आजमगढ़ से निरहुआ को आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी सांसद का चुनाव हराने जा रहे हैं। ठीक है। बगल की लालगंज सीट भी समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। और आज तो स्थिति ये पैदा हो गई कि 10 साल में जब कोई नौकरी नहीं आई केंद्र सरकार से, तो देश का नौजवान, बेरोजगार पढ़ा लिखा नौजवान स्वयं को ठगा सा महसूस करने लगा। जिस नौजवान की उम्र 20 साल थी 2014 में, जिन लड़के लड़कियों की उम्र 20 साल थी, 10 साल में उनकी उम्र 30 साल हो गई। तो उनको इन्होंने ओवर एज कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पढ़े लिखे नौजवान लड़के लड़कियों को ओवर एज कर दिया। वो नौकरी की उम्र सीमा क्रॉस कर गए। उन लोगों की कोई भाई बीच में ना बोलो, आप उन लोगों की कोई जाति नहीं है। वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने हमको ओवर एज किया, मोदी जी ने हमसे हमारी नौकरी छीन लिया, हमसे हमारा रोजगार छीन लिया, और हम मोदी जी को बेरोजगार कर देंगे, ये बिल्कुल तय है। इस सरकार ने 10 साल को रोजगार नहीं दिया। 7 साल में उत्तर प्रदेश में केवल पेपर लीक हुआ, कोई भर्ती परीक्षा कंप्लीट नहीं हुई। 500-700 हजार भर्तियां आई, तो उसमें दलित और पिछड़ों का आरक्षण बिल्कुल लगभग शून्य ही कहा जा सकता है। कुछ एक नौकरियां ही उनको दी गई, बाकी उनका हिस्सा छीनकर इधर उधर बांट दिया गया। जब अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया, एक मंच पर दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, और जिसको ये MY समीकरण हमारे कहते हैं, महिला और यूथ, क्योंकि महिलाओं का भी देश में अपमान हुआ है ना। अच्छा, हमने नया ले आए, हमने तो MY का मतलब सुना था, मुस्लिम यादव समीकरण। आप बस आप उसी कंफ्यूजन में ये लोग जी रहे थे, भाजपा के लोग, और यहाँ पर इसका मतलब हो गया महिला और यूथ। किस तरीके से मणिपुर में महिलाओं के साथ आज भी अत्याचार हो रहा है, तो किस तरीके से बीजेपी के अब इस पर भी आ जाइए कि किस तरह से आजमगढ़ पहले बदनाम था आबू सलेम के रूप पर, अपराध के क्षेत्र में। क्या आबू सलेम समाजवादी पार्टी का सदस्य था क्या? नहीं था, लेकिन राज तो आपका था ना। तो बात खत्म हो गई, बात खत्म तो हो आपको गई। ऐसे माफियाओं को खत्म करना चाहिए था ना पहले। खत्म हो गई ना यहीं पर, वो पार्टी का सदस्य नहीं था ना हमारी। मतलब पार्टी कोई आपका शासन रहेगा, कोई अपराधी वहां पनपेगा, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। गजब है। अच्छा, एक बार प्यार से बोल दीजिए, मोदी जी ने 70,000 करोड़ के आरोपी अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री क्यों बनाया? प्रधानमंत्री जी करप्शन के खिलाफ अजीत पवार और आबू सलेम एक हो गए, एक जैसे हैं। तुलना तो करिए ना कुछ। मैं माफिया की तुलना कर रहा हूँ, आप राजनेता की तुलना कर रहा हो। चुलबुलाओ नहीं, चुलबुलाओ नहीं। हम नहीं चुलबुला रहे जितेंद्र जी, आप चुलबुला रहे हो, गलत तुलना कर रहे हो। जवाब नहीं है आपके पास, तर्क नहीं है, तो हम पे कह रहे हो चुलबुला रहे हो। हम क्यों चुलबुलाएंगे? हम कोई बीजेपी वाले हैं? मोदी जी चिल्लाते हैं, कहते हैं वो करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, और एक एक करप्ट आदमी को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं। कहोगे अपने चैनल पे, नहीं कहोगे? अरे आपके गठबंधन सहयोगी बोल रहा है रोहित जी, तो थोड़ा उनको बोलने दीजिए, क्यों रोहन जी डिस्टर्ब कर रहे हो? आदमी करप्शन पे क्यों नहीं बोलते? ये क्यों नहीं बताते आप? ठीक है, अश्विनी जी बैठे हैं, जवाब ले लेते हैं। अश्विनी जी, अजीत पवार, आबू सलेम उनकी पार्टी का नेता नहीं था, कार्यकर्ता नहीं था, लेकिन आप तो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देते हैं। ठीक है, आप जवाब ले लीजिए। बेवकूफ और बच्चा और बबुआ क्या क्या शब्द यूज किया जा रहा है, बौखलाहट देखिए, ये बौखलाहट देखिए। एक टीवी के प्रस्तोता से किस तरीके की बात की जा रही है। जितेंद्र जी, थोड़ी मर्यादा में तो बात करिए, चुप रहिए। ये जो समाजवादी पार्टी के संस्कार दिखते हैं यहाँ पर। बोलने का नहीं सर, जितेंद्र जी, पार्टी के प्रवक्ता हो आप, पार्टी के प्रवक्ता हो। ये समाजवादी गुंडे हैं, देखिए ये है गुंडे, ये गुंडे हैं, समाजवादी गुंडे हैं, ये भाजपा की सरकार है, नहीं बोल के निकल पाओगे। समाजवादी गुंडे अब खत्म हो चुके हैं, हर जिले से गुंडा खत्म हो चुका है।
और क्यों अगर इस छोड़ा तरीके की इसे? बदतमीजी कोई प्रस्तुता से आतंकवादियों को करेगा, लेकिन पाकिस्तान वर्मा जी, एंकर से वर्मा जी करेगा जवाब तो ले कोई लीजिए। बदतमीजी, तो वे वर्मा जी, नहीं किया जाएगा। वर्मा जी जवाब तो ले लीजिए। इतने क्यों बौखला रहे हो, इतने क्यों उत्तेजित हो रहे हो? इनको हराकर भगा रही है, ये बदतमीजी एक कर एक रहा है। करके रोहन जी एक ही पार्टी के लोग हो आप और वर्मा जी एक दूसरे को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? एक पक्ष रख लीजिए ना। एंकर को बोला जाएगा, ठीक। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्या करा जाएगा भाई? मुकदमा कराएंगे कि एंकर को हमने बबुआ बोल दिया, एंकर भाजपा का पट्टा पहन के बैठे, कोई नहीं बोलेगा। अरे ये बदतमीज कौन पट्टा पहन के बैठा है यार? नहीं सुने आप, किससे बेवकूफ बात कर रहे हो बोल आप? नहीं सुने आपने? सुना नहीं? आपसे ये सवाल तरीका करो है बहस तो करने पट्टा का। पहन के बैठ जाता है आदमी। सवाल का जवाब देने की बहस का हिम्मत नहीं है तरीका आप होता लोगों है में। कोई। सवाल करो, समाजवादी दाएं पार्टी बाएं के होने हमले लगते यहाँ हो। भी गुंडे आप दिखाएंगे, मुसलिम की और इसीलिए अजीत पवार से जनता ने तुलना इनको करते हो। दौड़ा कर भगाया उत्तर प्रदेश से। चौकसी के बारे में आप पूछते तमाम लोगों के बारे में, कोई ना कहता नहीं तो आप अभी ये बताएं, अजीत पवार और अबू सलेम एक हो गए? ये समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं, साइकिल पर बैठकर मुलायम सिंह यादव दिल्ली तक भागे थे, डाकू थे। मुलायम सिंह यादव डाकू थे, चौधरी चरण सिंह के बाद भागे थे। आपको इतिहास नहीं पता है? दर्शन सिंह यादव के साथ डकैती के मुकदमे थे। बीपी सिंह की सरकार में, बीपी सिंह का चौधरी चरण सिंह की सरकार थी, साइकिल से भागे थे दिल्ली। ऐसे डकैतों की पार्टी के लोग डाकू नहीं रहेंगे तो क्या रहेंगे? डाकू थे। अश्विनी जी 1 मिनट थोड़ा सांस लीजिए। चलिए मैं आ रहा हूँ आप दोनों के पास। अभी एक और मेहमान जुड़े हैं, सुनिए। अगर बदतमीजी होगी रोशन जमीर भी हमारे साथ जुड़े हैं। आ रहा हूँ अश्विनी जी। अगर प्यार से डिबेट होगी तो फिर डिबेट प्यार से किया जाएगा। रोहन जी बदतमीजी होगी मैं तो चाहता हूँ कि मर्यादा के तहत डिबेट हो, शब्दों की मर्यादा रखें। साइकिल से भागे थे दिल्ली। आप एक बड़ी पार्टी के, नेशनल पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। साइकिल से दिल्ली भागे थे, चौधरी चरण सिंह की सरकार थी, वो भागे थे, वो डाकू। मजार पर फूल भी तो चलाया है। अपने चलिए तीनों की आवाज डाउन कर दीजिए। रोशन जी, क्या एम बाई फैक्टर असर कर रहा है? विकास की योजना है, बेरोजगारी के क्या मुद्दे देख रहे हैं आजमगढ़ में, या एक तरफा चुनाव है? सवाल मुझसे है सर? जी आप ही से। ब्रजेश जी, सबसे पहले तो मैं अपने अनादि चैनल के तमाम कार्यकर्ताओं से और अपने वरिष्ठ साथियों का अभिवादन करता हूं जो पैनलिस्ट हैं, और अपनी बात शुरू करता हूं। देखिए, अभी जो बहस गर्मा गर्म हो रही थी, तो मेरा निवेदन है सारे साथियों से कि हम समाज के एक वर्ग से आते हैं, राजनीति अपनी जगह है, शब्दों की मर्यादा अपनी जगह है, इसको बनाए रखें, मेरी अपील है ये। अच्छा, मैं बात शुरू करता हूं कि आजमगढ़ के इतिहास भूगोल के बारे में हमारे साथियों ने तमाम अपने अपने व्यूज रखे। पक्ष और विपक्ष का अपना एक आंकड़ा होता है, वो एक दूसरे से आगे बढ़कर झूठ बोलने में माहिर होते हैं, इसमें कोई बहुत अस्वाभाविक बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 400 का पार का नारा दे रही है, और माननीय अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में 79 सीट खुद ही जीत जा रहे हैं। एक पता नहीं किसकी मेहरबानी से किसको छोड़ दे रहे हैं, मजा नहीं जानता। तो एक चीज जो है, ये ऐसा कुछ भी नहीं मुझे दिखाई पड़ता। हाँ, एक चीज जो ब्रजेश जी और सारे पैनलिस्ट इस बात को ध्यान दें कि 2019 और 2014 के जो इलेक्शंस हुए थे, ये 2024 का इलेक्शंस उनसे बिल्कुल भिन्न है। इस बात का पता तो आप किसी भी, चाहे भाजपा की सभा में चले जाइए, चाहे सपा के, चाहे कांग्रेस के, कहीं भी आप चले जाएंगे या गांव देहात में चले जाएंगे तो ये आपको पता चल जाएगा। मूल अंतर जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि सवाल सत्ता से इसलिए ज्यादा हो रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पिछले जितने प्रधानमंत्री हैं, इंदिरा जी को अगर छोड़ दीजिए, तो किसी भी प्रधानमंत्री की तुलना में कई कई गुना ज्यादा है। तो उनसे जनता की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा थी। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ काम नहीं किया है, लेकिन उन आकांक्षाओं पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं, सबसे बड़ी चीज है। और 10 साल का एक टाइम इस सूचना क्रांति के युग में बहुत बड़ा टाइम होता है। जितना डिलीवर करना था उस हिसाब से नहीं कर पाए, इसलिए आप किसी भी जनसभा में जाके आप देखें। लेकिन रोशन जी, बात तो 10 साल बनाम 60 साल की हो रही है, तो 10 साल बहुत होते हैं, तो 60 साल तो उससे भी ज्यादा होते हैं। मैं उसी बात पे आ रहा हूं। पहली चीज तो बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं बात करता हूं कि जनता प्रतिनिधि चुनती है, वो किसी से कंपैरिजन करने के लिए नहीं करती। आप अपनी कॉपी लिखिए, अपना रिपोर्ट कार्ड दीजिए ना। अगर सारी गलती नेहरू जी की थी और सारे सवाल नेहरू जी से और राहुल जी से ही करने हैं, तो आप प्रधानमंत्री किस बात? आप सत्ता में हो, अपने 10 साल का कार्यक्रम बताइए कि आपने क्या किया। तो बताना तो पड़ता है ना, जब आप तुलना करोगे तभी तो आप बता पाओगे कि कौन बेहतर है। हम ये नहीं कह रहे।
लेकिन तुलना तो आपको करना ही पड़ेगी कि हमने कितना किया, उनने कितना किया। लेकिन एक चीज आप ध्यान, ब्रजेश जी, एक बात मैं कहूंगा कि सन 84 से पहले जब सूचना क्रांति नहीं थी, उस जमाने में जितनी आसानी से सूचनाएं, जितनी कठिनाई से पहुंचती थी जनता के बीच में, आज 1 सेकंड के अंदर पहुंच जाती हैं। तो उस युग की तुलना आज की डेट में वैसे तो नहीं कर सकते ना, फिर ये लंबी बहस हो जाएगी। तो रोशन जी, आप मानते हैं वहां पर कि मुद्दा विकास का है, बेरोजगारी का है, अन्य मुद्दे नहीं है वहां पर? जाति का समीकरण कोई काम नहीं रखता वहां। शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, और सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में ब्रजेश जी आप महसूस करेंगे इस बार कि भारतीय जनता पार्टी और जिन मुद्दों पर, कुछ मुद्दों पर उसने अच्छे काम किए, कुछ बुरे काम किए, वो अलग बात है, लेकिन जो सोशल फैब्रिक, सामाजिक ताने बाने को जितना नफरती स्पीच से इन लोगों ने, मैं नहीं कहता प्रधानमंत्री जी की बात है, लेकिन जो छोटे लेवल के कार्यकर्ता हैं वो कुछ ज्यादा असंयमित हुए, और जो ये नफरत बीच में फैली समाज के। तो रोशन जी, हमारे साथ संवाददाता भी हमारे जुड़े हुए हैं आजमगढ़ से ही, हम कहीं ना कहीं से ये बड़ा मुद्दा ये उन्हीं से जान लेते हैं, क्या नफरती माहौल है वहां पर? विकास पर बात हो रही है, मुद्दों पर बात हो रही है, या ध्रुवीकरण पर बात हो रही है, एम बाई फैक्टर पे बात हो रही? किन मुद्दों पर आपको लगता है कि मतदाता अपने मतदान का उपयोग करने वाले हैं? संजय जी, जैसा कि बताया जा रहा है कि यहाँ की जो जनता है, अभी 16 मई को प्रधानमंत्री जी ने यहाँ से रैली की थी, और उससे पहले भी 1 महीना पहले ही कई प्रदेशों में एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया था। और जहां तक की बात है, अब जनता ये तय करेगी कि किसको 2024 में लाना है। तो ये तो जनता तय करेगी कि 2024 में किसको लाना है। एक छोटा सा कमेंट अश्विनी जी, सिर्फ मुद्दों पर बात हो रही है या वो कह रहे हैं कि नफरती? इसका जवाब जरूर दे दीजिए रोशन जी, कि नफरती बयान आ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक जी थोड़ा सा एकदम से जो है, मैं इनको बायस नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा सा जो है समीक्षा में कहीं ना कहीं लड़खड़ा गए। उसका कारण है 2014 के पहले आप तुष्टिकरण की राजनीति होती है तो लोग उनको कहते हैं कि भाई सेकुलर हैं। हम अगर हिंदू जो बहुसंख्यक है उनकी बात करते हैं तो हमको सांप्रदायिक कहा जाता है। अभी कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया उसमें आपने नहीं देखा कि बहुसंख्यकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुसंख्यक कौन है? बहुसंख्यक तो हिंदू है। तो आपको रोहन जी, हमको लग रहा है कि वो नहीं दिखा कि वो नफरती कर रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं, प्रधानमंत्री और नीचे के लोग कर रहे हैं। हम लोग उसका जवाब दे रहे हैं। हम बहुसंख्यक के साथ हैं और हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का नारा दिए हैं। हमने कभी ये नहीं कहा है कि यहाँ के संसाधनों पर जो है पर्टिकुलर मुस्लिमों का वो रहेगा। तो 2006 में बोलते हैं, 2009 में उसको दोहराते हैं, बाद में बहुत लोगों ने उसको लीपने पोतने की कोशिश की, लेकिन अंत में मनमोहन सिंह जी का भी दूसरा वीडियो आ गया कि नहीं, मैं अपने 2006 के रोहन जी, छोटा सा जवाब। तुष्टिकरण की राजनीति आप करते हैं यदि वो बहुसंख्यकों की बात करते हैं, जबकि सबका साथ, सबके विकास की बात कर रहे हैं, तो आपको वहां तुष्टिकरण लिखता है, नफरती भाषण लिखते हैं? छोटा सा जवाब रोहन जी। चलिए जितेंद्र जी, रोहन जी से संपर्क टूट गए। देखिए, अब इनको तुष्टिकरण ही दिख रहा है। प्रधानमंत्री जी की भाषा बदल गई है, लगातार हार रहे हैं। भाजपा बनाम जनता चुनाव है, इंडिया गठबंधन उसमें भागीदार है, लेकिन जब जनता ही भाजपा के खिलाफ खड़ी हो गई है, कौन से डेवलपमेंट की बात करते हैं ये? उत्तर प्रदेश में एक अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम हमारा बनवाया हुआ, एक ट्रेन चली है लखनऊ में, मेट्रो हमारी चलाई हुई। किस विकास की बात कर? पुलिस मुख्यालय भवन हमारा बनाया हुआ, अखिलेश जी ने गेहूं बेचा था, हमारा बनाया हुआ 10-90 हमारी गेहूं बेच के बनवाया था, से गेहूं ले आए थे, बेच के बनवाए थे। नहीं, इन्होंने केवल गुंडे पैदा किए, गुंडे माफियाओं की सूची उठा के देखते नहीं है। सत्ता संरक्षित गुंडे अपराध कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। देखो ना, अभी 25 साल की सजा। ऐसा भी मत बोलो वर्मा जी कि दर्शक भी हंसने लगे। वर्मा जी, इतना भी मत बोलो कि दर्शक भी हंसने लगे कि गुंडे बदमाश पाल रहे हैं पूरे देश में। बुलडोजर फेमस है। बहरहाल हमारे पास समय नहीं, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आजमगढ़ में इस बार किसका गढ़ रहेगा और किसका बचेगा और कौन छीन पाएगा, ये तो आने वाले परिणाम बताएंगे। लेकिन मुकाबला दिलचस्प है। समाजवादी पार्टी का ये गढ़ रहा है, या कह सकते हैं मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव यहाँ से जीतते रहे, लेकिन अब निरहुआ ने टक्कर देना शुरू कर दिए। धर्मेंद्र यादव जो कि चचेरे भाई हैं अखिलेश यादव के, इस बार पिछली हार का बदला ले पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाले परिणाम बताएंगे। बहरहाल सत्ता के महासंग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।